अभी समझते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लेन्स। तो अगर हम लोग को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग को वाटर भेजना है तो उसके लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड साइक्लोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म अंदर ही फ्लो करता है। सो इससे क्या होता है कि विद इन द सेल ये ट्रांसपोर्ट करता है, डिलीवर करता है न्यूट्रिएंट्स और अदर ऑर्गेनेल टू अदर सेल पार्ट्स। उसके बाद जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स। उसके बाद है जो ट्रांसपोर्ट होता है इन फ्लोएम। फ्लोएम में ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब कि दोनों डायरेक्शन में होता है। पर जो जाइलम होता है, जाइलम में वो यूनि डायरेक्शनल होता है। एक्स जो होता है वो यू के पास आता है, अगर हम लोग अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं, जाइलम में यूनि डायरेक्शनल होता है। उसके बाद फिर डिफ्यूजन देखते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ भी वही लिखा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और टेम्परेचर से होता है। तो जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो ये सब होता है। एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे फैसिलिटेड, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो स्पेशल मेम्ब्रेन का होता है, इसमें प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। इसको इसको पम्प्स बोलते हैं, कॉल्ड पम्प्स टू परफॉर्म द अपहिल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम ऑन सैचुरेशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है अगेंस्ट अ ग्रेडियंट और ऑब्स्टेकल विद द यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइम प्रोटीन पंप यूज होता है, मेक्स यूज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी टू मूव द मॉलिक्यूल्स। तो इसका एग्जांपल क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का? द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो द अपटेक ऑफ मिनरल्स और आयरन इन द रूट हेयर आर एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर, ये क्या रिक्वायर करता है? इसका आंसर होगा वन, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्स एटीपी। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो क्या होता था कि एटीपी लगता था। पर जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, इसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है in which the molecules move from region of higher concentration to lower but assisted by a carrier। फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, इसमें सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स और आयन पास होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज और पीएच होता है वो हेल्प करता है इन द डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेड में क्या होता है कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है, इसमें लेस डिफ्यूजन रेट होता है और और मोर सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स मींस हायर रेट। ट्रांसपोर्ट रेट जो होता है वो मैक्सिमम रीच करता है व्हेन ऑल प्रोटीन्स आर यूज्ड, इसको सैचुरेशन बोलते हैं। पोरिन्स जो होते हैं वो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं फाउंड इन प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया मेंबर अलाउिंग मॉलिक्यूल्स अप टू साइज ऑफ स्मॉलर प्रोटीन्स। एग्जांपल वाटर चैनल मेड अप ऑफ 18 एक्वापोरिन्स। तो जो पोरिन्स होते हैं वो बीटा बैरल प्रोटीन्स होते हैं दैट क्रॉस अ सेलुलर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ पोर। उसके बाद देखते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में वाटर जो होता है लिमिटिंग फैक्टर होता है, जो अफेक्ट करता है ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को। इट एक्ट्स एज अ मीडियम इन विच सब्सटेंस डिजॉल्व, मतलब पानी में सब डिजॉल्व होकर वो फ्लो होता है। वाटरमेलन में 92% वाटर होता है। और हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट क्या होता है? पहले तो एनी वैस्कुलर प्लांट दैट डू नॉट हैव एनी वुडी टिश्यू, मतलब उसमें एग्जैक्टली लकड़ी नहीं होता है, उसमें 10 से 15 ऑफ देयर फ्रेश वेट जो होता है वो ड्राई वेट होता है। मैच्योर कॉर्न प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्व करता है 3 लीटर H2O पर डे। और मस्टर्ड ऑब्जर्व करता है इक्वल, जिनका उतना मास है उतना ही उनका पानी इन 5 आवर्स। अभी पहले देखते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? इट इज डिटरमाइंड डिटरमाइंड बाय द सॉल्यूट पोटेंशियल एंड द प्रेशर पोटेंशियल साई पी। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर अगर है तो इसका मतलब कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और इसका मतलब कि मोर वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर जो होता है उसका हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है, दैट इज ज़ीरो। तो प्योर वाटर जो होता है उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल। हायर से लोअर, जैसे कोई खाई है तो ऊपर से नीचे जाएगा, वैसा ही है। वाटर का मूवमेंट हायर से लोअर पोटेंशियल में होता है।
इसको क्या करते हैं हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं। एंड वैल्यू ऑफ प्योर वाटर विदाउट एनी प्रेशर इज ज़ीरो। अगर क्या होता है कि सॉल्यूट डिजॉल्व होता है तो इसका देन इट डिक्रीजेज एंड हेंस ऑल द सॉल्यूशन हैव लेस वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल का पहले समझते हैं। जब क्या होता है कि शुगर या सॉल्ट उसमें मिक्स हो जाता है पानी में, तो वो पानी में डिज़ोल्व होता है और तो पानी का पोटेंशियल कम हो जाता है, यानी ज़्यादा सॉल्यूट होने पर पानी का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूट पानी का मॉलिक्यूल्स को थोड़ा ब्लॉक कर देता है, उनको फ्रीली मूव नहीं होने देता है। उसके बाद फिर प्रेशर पोटेंशियल को देखते हैं। जब पानी में प्रेशर अप्लाई होता है तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। अगर जैसे अगर एक प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर हो तो ये पॉजिटिव होता है। टारगेट सेल में पानी का मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ पुश किया जाता है तो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो प्रेशर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो है W इज इक्वल टू WS प्लस WP। यानी वाटर पोटेंशियल को समझने के लिए हमें सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है जब कोई प्रेशर या सॉल्यूट ना हो उसमें। जब सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, जैसे ग्लूकोज सॉल्यूशन में। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ भी ऐड होने से उसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। मतलब कि पोटेंट मतलब क्या होता है कि उसका कैपेसिटी, तो उसका जो वाटर का कैपेसिटी हो जाता है वो कम हो जाता है। जब प्रेशर अप्लाई होता है तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, ऑफकोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि उसका मूव करने का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। जो प्लांट का रूट होता है वहाँ पे क्या होता है कि पोटेंशियल वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होता है, मतलब मिनरल ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि मिनरल्स है तो उसको खींचने में उसको ज़्यादा ये लगेगा, मदद मतलब पावर डालना पड़ेगा। तो ऐसे होता है। तो वाटर पोटेंशियल के मतलब देखते हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर जो वैस्कुलर सैप होता है उसके वो सॉल्यूट पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट करता है। तो प्लांट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट होता है वो दोनों ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑस्मोसिस एक प्रेशर होता है जिसमें क्या होता है कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के थ्रू वो डिफ्यूजन होता है। ये तभी होता है जब ड्राइविंग फोर्स हो और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। वाटर हमेशा जो होता है हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल में जाता है, और ये मूवमेंट तब तक चलता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, मतलब कि ये जो Φ1W1 = Φ1W2 नहीं हो जाता, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए ज़रूरी होता है। ये हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो ऑस्मोसिस जो होता है हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। पर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो ऑन द अदर हैंड नेगेटिव होता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में दोनों के सेम होता है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, मतलब ये रिक्वायर्ड होता है टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। फिर टोनोप्लास्ट को समझ लेते हैं। टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन होता है जो प्लांट सेल के वैक्यूल को सराउंड करता है। इसका काम है वैक्यूल और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो बीच में लिक्विड होता है उसके बीच में ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना। तो ये टोनोप्लास्ट जो होता है ये एसपीएम ही होता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद टारगेट फोर्स क्या होता है? टारगेट फोर्स वो प्रेशर है जो वैक्यूल में स्टोर्ड वाटर के कारण सेल वॉल पर लगता है। तो जब वैक्यूल वाटर से फुल हो जाता है तब सेल के अंदर एक फोर्स क्रिएट करता है और वो पुश करता है। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि टारगेट जो होता है वो स्वेल हो जाता है और रिजिड लगता है। स्वेल मतलब सेल। जब वाटर लॉस होता है तो टर्गर का प्रेशर कम हो जाता है और सेल जो है वो सॉफ्ट और विल्टेड हो जाता है, मतलब फ्लैसिड हो जाता है। तो ये तीन है सिचुएशन। पहला है प्लाज्मोलाइज्ड, जब इसको सब बाहर आ जाएगा। फिर जब आइसोटोनिक कंडीशन, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा तो वो फ्लैसिड होगा आइसोटोनिक में। हाइपरटोनिक जिसमें क्या होगा कि पानी बाहर से अंदर आ जाएगा तो वो टर्गिड हो जाएगा, मतलब स्वेल हो जाएगा। और जब वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा मतलब अंदर का वो डिहाइड्रेट हो जाएगा तब उसको प्लाज्मोलाइज्ड बोलेंगे। तो उसके बाद फिर प्लाज्मोसिस समझते हैं। प्लाज्मोसिस में क्या होता है कि अगर सेल को हम लोग एक सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म
वो इक्वल होगा टू द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन में डाला गया तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। पर फर्दर अगर हाइपोटोनिक स्वेल्स हो जाएगा, हाइपोटोनिक में स्वेल होता है और हाइपरटोनिक में श्रिंक होता है, जैसे पहले देखे थे। तो हाइपोटोनिक में, इन हाइपरटोनिक फर्स्ट वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, देन द वैक्यूल ड्यू टू विच प्रोटोप्लास्ट श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में वो मतलब श्रिंक हो जाता है। तो ये है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में वो श्रिंक हो जाता है। तो पानी जो है सबसे पहले कहाँ से निकलेगा? सबसे पहले वो साइटोप्लाज्म से निकलेगा, उसके बाद फिर वो वैक्यूल से निकलेगा। तो इससे ये प्लाज्मोलाइसिस होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि अगर ये प्लाज्मोलाइज सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, मतलब कि ऐसे वाले सॉल्यूशन में, तो क्या होगा कि द द टगर प्रेशर, यानी प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, तो प्रेशर अगेंस्ट द वॉल विल इंक्रीज एंड द सेल विल बिकम deplasmolized. The pressure exerted by protoplast due to entry of water against the rigid walls is called pressure potential. तो जो प्रेशर प्रोटोप्लास्ट एग्जर्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर पोटेंशियल। उसके बाद देखते हैं इम्बिशन क्या होता है। इम्बिशन में पानी जो होता है वो सॉलिड और कोलाइड से एब्जॉर्ब होता है, जिससे क्या होता है कि उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इम्बिशन जो प्रोसेस है वो पहले यूज किया जाता था टू प्रीहिस्टोरिक मैन में, टू स्प्लिट द रॉक्स एंड बोल्डर्स। द थिंग्स विच आर important for imbition to happen are affinity between the absorbent and liquid imbedded and the water potential gradient। तो टूगर प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल। टूगर प्रेशर जो होता है वो सिर्फ हाइपोटोनिक कंडीशन में होता है। इसमें क्या होता है कि सेल एनलार्ज हो जाता है तो ग्रोथ होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, टूगर प्रेशर जो होता है वो सिर्फ हाइपोटोनिक में होता है, जिससे क्या होता है कि इस टर्गोर प्रेशर, जिससे वो सेल जो है स्वेल अप हो जाता है। अभी फिर समझते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है कि पहले मास फ्लो और डिफ्यूजन में फ़र्क समझते हैं। मास फ्लो क्या होता है? मास फ्लो जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। इसका है पहले कि रूट प्रेशर में क्या होता है कि वाटर को पुश करना, जैसे गार्डन में ये रूट में रहता है। और ट्रांसपिरेशन सक्शन फोर्स हो गया, मतलब पानी जब लीव्स का भी इवापोरेट हो गया तो नीचे से सक्शन होगा। मास फ्लो जो होता है वो एक फास्ट प्रोसेस है। उसके बाद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करता है, मतलब कि हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो लो कॉन्सेंट्रेशन। ये जो है एक स्लो प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली मूव करता है। फिर जाइलम। जाइलम में क्या होता है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन रूट्स से लीव तक जाते हैं। और फ्लोएम में क्या होता है कि शुगर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स लाइक पोटेशियम जो प्लांट हर पार्ट तक पहुंचता है वो फ्लोएम से पहुंचता है। जाइलम यहाँ पे लिखा हुआ था, जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल बट फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल। फ्लोएम ऊपर नीचे कंडक्ट कर देते हैं। फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, पर जाइलम जो है वाटर, तो वाटर को सिर्फ तो वाटर को नहीं वो ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर में वो डिजॉल्व वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी लेके जाएगा। सो दैट्स द रीजन जाइलम यहाँ पे लिखा है। जो डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो होता है 2.5 सेकेंड पर सेल इफ द सेल इज 50 पिकोमीटर। तो यहाँ पे फिर है कि हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट्स जो है वो रूट से एब्जॉर्ब करता है यूजिंग टू अप्रोचेस। एक है एपोलोस्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि वाटर मूव थ्रू सेल वॉल। वाटर जो है वो सेल वॉल और इंटरसेल्यूलर स्पेस से जाता है विदाउट क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से नहीं जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गया तो वो सेल के अंदर भी नहीं जाता है। मूवमेंट स्टॉप्स एट कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप हम लोगों को पता है कि ये एक वाटर प्रूफ बैरियर होता है, वैक्सी कोटेड टाइप का है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप में जाके वो रुक जाता है। और ये जो है ये ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मास फ्लो अकर थ्रू एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है। मास फ्लो अकर्स ड्यू टू एडेसिव, क्योंकि वाटर जो है वो वॉल को स्टिक हो जाता है, एंड कोहेसिव वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर। एडेसिव मतलब कि वो वॉल्स को स्टिक करेगा, और कोहेसिव मतलब उनके आपस में जो फोर्स है उससे। उसके बाद फिर इसमें मेजर रोल होता है कि
मोस्ट वाटर सेल इन cortical cell via apoplast because cells are loosely packed. उसके बाद है सिम्पलास्ट पाथवे। सिम्पलास्ट पाथवे में क्या होता है कि वाटर एंटर्स द सेल, वाटर जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है थ्रू इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो होता है लिविंग पार्ट ऑफ सेल कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्टा डेस्माटा। इसमें फीचर क्या होता है, ये स्लोअर होता है देन एपोप्लास्ट। ये जो होता है ये स्लोअर होता है, कौन सा, सिम्पलास्ट वाला। और ये एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मतलब मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल। ये जो हाइड्रेला लीफ होता है इसमें ही साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन हाइड्रेला लीफ क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट अकर्स ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो मोस्टली जो वाटर कंडक्ट होता है एक प्लांट में वो एपोप्लास्ट पाथवे से होता है। थ्रू द वाटर, वाटर इनिशियली मूव्स बाय एपोप्लास्ट, पर वो ऊपर जो शिफ्ट होता है वो होता है सिम्पलास्ट पाथवे से टू क्रॉस द एपिडर्मिस एंड रीच जाइलम। इन यंग स्टेम वाटर क्या होता है कि एंटर डायरेक्टली थ्रू जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। स्पेशल केसेस यहाँ पे है माइक्रोजिया। माइक्रोजिया में क्या होता है कि म्यूचुअली स्टिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड फंगी होता है। इसमें रोल क्या होता है कि फंगल लाइफ जो होता है वो पानी को एब्जॉर्व करता है सॉइल से, एंड इन रिटर्न फंगस टेक्स द वाटर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। उसके बाद है कि पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट माइक्रोजिया। माइक्रोजिया फंगस एक है, ये जो है माइक्रोजिया, ये वाटर जो एब्जॉर्व करने का है उसमें एक्सेप्शन है एक। तो माइक्रोरिजा ऐसे रहता है, माइक्रोरिजा प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स देता है और इसके एक्सचेंज में वाटर उसको कार्बोहाइड्रेट्स देता है माइक्रोरिजिया को। ये किसमें होता है, पाइनस सीड में होता है। एपोप्लास्ट जो है वो फास्टर होता है इन अर्ली स्टेजेस, बट सिम्पलास्ट इंश्योर दैट वाटर क्रॉसेस बैरियर लाइक कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्योंकि सिम्पलास्ट जो है वो तो मतलब क्लोरोप्लास्ट से, प्रोटोप्लाज्म से उसको पास कराता है पानी को। माइक्रोरेजिया जो होता है इनहेंसेस वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन स्पेशली इन न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स। तो यहाँ पर वाटर क्या हुआ कि एब्जॉर्ब हो गया ना, अभी वाटर का ऊपर मूवमेंट का हम लोग देखते हैं कैसे होता है। इसमें सबसे पहले है रूट प्रेशर और उसके बाद है ट्रांसपीरेशन पुल। तो अभी फिर देखते हैं रूट प्रेशर को। रूट प्रेशर जो होता है ये फॉलो इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीज इंक्रीज प्रेशर इन जाइलम। तो पानी तो हमको पता है कि वो जाइलम से ही फ्लो करता है। सो ये जो होता है ये पॉजिटिव प्रेशर होता है, इसको रूट प्रेशर भी बोलते हैं। ये रूट प्रेशर जो होता है ये स्मॉल हाइट्स तक पानी को भेज सकता है। ऑन अ मॉइस्चर डे कट अ स्टीम एंड ड्रॉपलेट्स ड्यू टू इट्स ड्रॉपलेट्स ऊज थ्रू इट। तो अगर हम लोग इसको स्टीम को काटेंगे तो हमको ड्रॉपलेट्स मिलेगा। तो गटेशन, गटेशन अभी देखते हैं। गटेशन जो होता है ऑन अर्ली मॉर्निंग और नाइट इज अ एग्जांपल ऑफ रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है, ऐसे जो रूट के मतलब लीव्स के ऊपर पानी आ जाता है। तो रूट प्रेशर का और एक यूज़ क्या होता है कि जब पानी के ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो क्या होता है कि मे बी ये चेन ब्रेक हो सकता है। तो ऐसे में क्या है कि कंटिन्यूस चेन ऑफ H2O इन जाइलम को मेंटेन करने के लिए रूट प्रेशर इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर ट्रांसपीरेशन पुल के बारे में देखते हैं। ट्रांसपीरेशन पुल का जो रेट होता है वो है 15 मीटर पर आवर। तो ट्रांसपीरेशन पुल तब होता है कि जब स्टोमेटा के पानी इवापोरेट हो जाता है तो सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है और जाइलम अंदर का पानी बाहर खींचता है। ये प्रोसेस कोहेशन टेंशन मॉडल पे काम करता है। कोहेशन मतलब उसके आपस, पानी के आपस में जो फोर्स होता है वो, टेंशन बिटवीन द पानी एंड द सेल वॉल। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कोहेशन टेंशन एंड ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल। 99% जो वाटर ऑब्जर्व होता है वो ट्रांसपीरेशन में लॉस हो जाता है। जो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होता है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट क्या करता है कि पेपर ब्लू होता है, पर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है वो पहले ब्लू होता है, पर अगर ये पानी एब्जॉर्ब करता है तो पिंक हो जाता है। इसका यूज़ ट्रांसपीरेशन को टेस्ट करने में होता है। तो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट जो होता है वो ट्रांसपीरेशन को टेस्ट करने में यूज़ होता है, ऑर्गेनाइज द ट्रांसपीरेशन टेस्ट। तो यहाँ पे जो लिखा था कि 99% पानी जो है वो ट्रांसपीरेशन में चला जाता है, सिर्फ 1% जो है वो मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सिर्फ 1% मेटाबॉलिक में यूज़ होता है। उसके बाद फिर देखते हैं ट्रांसपीरेशन इन लीव्स। यहाँ से
तो डाइकोट लीव्स पहले देखते हैं। डाइकोट लीव्स में क्या होता है कि डाइकोट लीव्स में स्टोमेटा ज़्यादा होता है, लोअर सरफेस पर होता है। तो डाइकोट लीव में क्या है कि स्टोमेटा ज़्यादा होता है, वो लोअर सरफेस में होता है। मोनोकोट लीव्स में क्या होता है कि स्टोमेटा दोनों साइड में होता है। डाइकोट मोनोकोट में दोनों साइड में लीव्स होते हैं, दोनों साइड में ये होता है, स्टोमेटा इक्वल होता है। तो ये मोनोकोट है। मोनोकोट में क्या होता है कि दोनों साइड में ही स्टोमेटा होता है। जो इनर सेल वॉल होता है वो इलास्टिक होता है और थिक होता है। जब सर सेल्स जो होते हैं वो टारगेट होते हैं, मतलब कि जब वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो गार्ड सेल्स क्या होता है कि डी शेप बनाते हैं और स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाता है। रेडियल माइक्रोफिलिप की अरेंजमेंट गार्ड सेल को स्टोमेटा ओपन करने में हेल्प करती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर का जो प्रॉपर्टीज होता है, जाइलम के थ्रू वाटर का जो ऊपर उठना होता है उसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी जरूरी होता है। एक है कोहेजन, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। उसके फिर एडिशन, ये वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम की वॉल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है। उसके बाद होता है सरफेस टेंशन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेस में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं गैस फेस के कंपैरिजन में, उनके बीच में ज़्यादा सरफेस टेंशन होता है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या करते हैं कि वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है, मतलब पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करने की एबिलिटी। वाटर की कैपिलरी जो होती है वो भी बढ़ती है, जिससे वो थिन ट्यूब्स ट्रैकरी एलिमेंट्स में राइज हो सकती है। तो इसी फोर्स की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो 130 मीटर तक वो ऐसे ऊपर उठ सकता है पेड़ में। उसके बाद है ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस का बैलेंस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ट्रांसपीरेशन परफॉर्म्स एक्सेंट ऑफ द सैप। तो वाटर और मिनरल्स जो ऊपर ले आते हैं उसको एक्सेंट ऑफ सैप बोलते हैं। तो उससे पहले सैप का मतलब समझते हैं। सैप का मतलब होता है लिक्विड, वो लिक्विड सब्सटेंसेस जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ये दो टाइप्स का होता है, एक जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम में हमको पता है कि फूड ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और जाइलम सैप तो उसमें वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स। तो ट्रांसपिरेशन जैसे कि पानी इवापोरेट होता है लीव से, तो उससे क्या होता है कि सक्शन प्रोड्यूस होता है और उससे ही एसेंट ऑफ सैप होता है, मतलब कि फूड और ये सब ऊपर जाता है। और तो इसमें जो H2O होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सप्लाई करता है ट्रांसपिरेशन, और सप्लाई मिनरल से सप्लाई होता है, और ये पत्ते को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा भी रखता है। उसके बाद क्या है कि ये सेल्स को टारगेट रखता है। टारगेट मतलब कि पानी से भरा हुआ। तो ये होता है टारगेट सेल। इसमें रेडियली ओरिएंटेड माइक्रोफिलिप्स होता है। उसके बाद फिर C3 और C4 प्लांट्स का माना जाता है। C4 C3 प्लांट्स जो होता है वो केल्विन साइकिल यूज़ करते हैं, और C4 साइकिल जो है वो हैचस्टैक मेथड यूज़ करते हैं, हैचस्टैक साइकिल। उसके तो C4 प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए कम पानी लूज करते हैं, और जो C4 प्लांट्स होते हैं C4 प्लांट्स का वाटर लॉस सिर्फ हाफ होता है जितना C3 प्लांट्स लूज करते हैं। तो C3 में मतलब कि ज़्यादा पानी का लॉस होता है। अभी इसके बाद आता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है कि जो मिनरल्स के रूट्स में चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। तो ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है कि सेल के मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं हो सकते हैं। सॉइल में क्या होता है कि जो मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता है, और रूट्स में ज़्यादा होता है मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ग्रेडियंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये जो ग्रेडियंट होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होता है। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मिनरल्स को रूट्स के अंदर लाने के लिए एटीपी जो एनर्जी का करेंसी होता है उसका यूज़ होता है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो एंडोडर्मल सेल्स की मेम्ब्रेन होते हैं वो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एटीपी जो है उसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगता है, और एडीपी भी लगता है, क्योंकि ये अपहिल एक प्रकार से इनको भेज रहा है, तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है। जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ मिनरल्स क्या होता है कि वाटर के साथ पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, पर ये लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस हैव एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट एक्टिवली इन वन डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉर्टेक्स के बाद जैसे जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया है तो सुबेरियन स्ट्रिप मिल जाएगा, और पानी जो है वो आगे नहीं बढ़ जा पाएगा।
तो इंस्टेड ऑफ सुपेरिन वो क्या करेगा कि यहाँ पे रूट प्रेशर आ जाएगा, तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म हो गया, तो उससे होके वो आगे के जाइलम तक जाएगा वो पानी का लेयर। तो इससे क्या होता है कि वाटर जो है, वाटर और आयन एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ब्लैक बैक फ्लो नहीं होता इसमें। कैस्परिन स्ट्रिप की वजह से क्या होता है कि एंडोडर्मिस जो होता है वो एक्टिवली आयंस को सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद फिर रोल ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो है वो वाटर का पैसिव मूवमेंट कराना है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट अंटिल वो जब तक इक्वल नहीं हो जाता। वाटर का फ्लो मिनरल्स के अपटेक के प्रोसेस को सपोर्ट करता है। जब मिनरल्स एक्टिवली रूट सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू उनके नीचे पीछे पीछे मूव करता है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल आयन का मतलब है कि प्लांट के अंदर मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए अनलोड करना। मिनरल प्लांट के उन पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, और इन एरियाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इन एरियाज़ को हम लोग सिंक एरियाज बोलते हैं। ये पार्ट्स हैं एपिकल और लैटरल मेरिस्टेम, ग्रोथ वाले एरियाज, यंग लीफ जो फुल्ली मैच्योर नहीं हुए हैं, डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स, और फिर स्टोरेज ऑर्गन जैसे रूट्स, ट्यूबर और स्टीम्स। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या होता है, ये मिनरल सिंक एरिया में डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अनलोड होते हैं। क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर जो होता है जैसे मिनरल्स होते हैं, ये एन पी के एस, ये प्लांट की एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, रिमोबलाइज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन पी के एस रिमोबलाइज। और कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम एक इमोबाइल मिनरल है जो एक दफा डिपॉजिट होने के बाद कहीं नहीं जा सकता। नाइट्रोजन ज़्यादातर अमीनो एसिड के फॉर्म में ट्रैवल करता है। यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस और सल्फर का छोटा पार्ट भी ऑर्गेनिक फॉर्म में मूव करता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीएस ये सब क्या है कि ऑर्गेनिक फॉर्म में और ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में मूव करता है। जो फ्लोएम और जाइलम होता है उनके भी बीच में थोड़ा सा एक्सचेंज होता है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लीव तक ले जाता है। जाइलम जाइलम तो वाटर लेके जाता है, वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स को लीव्स तक लेके जाता है। और फ्लोएम शुगर और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को सिंक एरियाज तक ले जाता है। ये सुक्रोज और इसको सोर्स जो कि लीव्स है, लीव से सिंक एरिया तक लेके जाता है।